हेलो, माई सेल्फ कुंदन त्रिपाठी और आज हम फिजिक्स क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आज तक आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आया तो मेरी गारंटी है पूरा वीडियो देखने के बाद से आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है। आपको पता है एनर्जी क्या होता है? इस यूनिवर्स में कुछ भी करने की जो कैपेसिटी होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। इस यूनिवर्स में कहीं भी कुछ अगर वर्क होता है, कुछ भी अगर होता है, तो उसके पीछे जो कॉज है, उसके पीछे जो सोर्स है, उसी सोर्स को हम कहते हैं एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब इससे कुछ ना कुछ वर्क होगा, इससे कुछ ना कुछ काम होगा। और काम क्या होता है? तो आजकल का हमारा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा किसी सोर्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी है। चाहे वो लाइटनिंग हो, बल्ब हो, फैन हो, आपका मोबाइल हो, टेलीविजन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, आपके डेली लाइफ का मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो अगर किसी सोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिससे कि कुछ वर्क होता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत, फाउंडेशन जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कैसे होती है, वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगला टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के वजह से वो किसी दूसरे मटेरियल पे या तो अप्लाई कर सकता है या तो एक्सपीरियंस कर सकता है। किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का। जैसे, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया, जैसे आपको पता है कि क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन, जिसमें एक टॉपिक था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें बताया गया था कि कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी दो मासेस अगर एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रखी हो तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है, जिस अट्रैक्शन के फोर्स को हम कहते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि अगर कहीं भी दो मासेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखी हो तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है। उसी अट्रैक्शन के फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते थे। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह, कॉज क्या था? तो मास। हम कहते थे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके वजह से है? तो मास की वजह से है। और मास क्या है? फिर हमने बोल दिया कि मास किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करने की या एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी आती है। तो जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर का जिसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप मैटर से हटा नहीं सकते। अगर हटाओगे तो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैटर का डेफिनेशन ही है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो मास जो है ना किसी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी की वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो शुरू में तो ये लगता था कि दो मासेस अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखी जाएंगी तो हमेशा उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये हमेशा सही नहीं है। बाद में ये पता चला कि कुछ ऐसे भी मासेज हैं, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो अगर एक दूसरे से
किसी डिस्टेंस पे रखा जाए तो उनमें अट्रैक्शन का फोर्स नहीं लगता, उनमें रिपल्सन का फोर्स लगता है, रिपल्सन का फोर्स। यानी कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनमें रिपल्सन का फोर्स लगता है। तब जाके ये सोचा गया कि अब जैसे कि हमको पता था कि अगर जब तक हमको ये मालूम था कि केवल दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, तो हमें मालूम था कि उसका कॉज है मास। जब बाद में ये पता चला कि दो मासेस के बीच में, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे भी पार्टिकल्स हमने खोजे जिन पार्टिकल्स को एक पास लाने पे उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स लग रहा था, तो फिर सवाल आया रिपल्सन का फोर्स किस वजह से लग रहा है। तब जाके हमने नाम दे दिया कि रिपल्सन का जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सन का जो फोर्स, सबसे पहले उसको हमने नाम दे दिया कि जो रिपल्सन का फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये जिस वजह से लग रहा है उसको हमने नाम दे दिया चार्ज। हमने कह दिया कि जिस प्रकार से, जिस तरीके से मैटर के पास मास होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मास, जिसके वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। हमने फिर बोल दिया कि मैटर के पास एक दूसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी होती है, जिसे हमने कह दिया चार्ज, जिसके वजह से वो एक दूसरे तरह का फोर्स लगाएगा, यानी कि जिसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो बस यही आपका डेफिनेशन हो जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है या इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब इसके बाद से चार्ज जो, जैसे मास जो होता है, मास के टाइप्स नहीं होते हैं। मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके टाइप्स नहीं होते कि पॉजिटिव मास, नेगेटिव मास, लेकिन चार्ज के टाइप्स होते हैं। ऐसा देखा गया कि चार्ज की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो हर एक पार्टिकल पे, हर एक मटेरियल पे एक जैसी नहीं है, वो दो टाइप की है। तो अगला टॉपिक जो हमारा होता है कि आखिर ये चार्ज दो टाइप का क्यों होता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी मटेरियल में जो चार्ज होता है या किसी मैटर के अंदर जो चार्ज होता है वो किस वजह से होता है। तो किसी भी मैटर में चार्ज को कैरी करने वाले कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स। यानी अगर इस मार्कर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास वो प्रॉपर्टी है, और उन्हीं पार्टिकल्स को, यानी किसी मटेरियल के, किसी मैटर के वे पार्टिकल्स जो अपने पास चार्ज की प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स। और किसी भी मटेरियल में, किसी भी मैटर के अंदर दो चार्ज कैरियर होते हैं, दोनों होते हैं। एक को कहते हैं प्रोटॉन और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम नहीं होता है। दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी नहीं होती है, दोनों अपोजिट प्रॉपर्टी के होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। प्रोटॉन वाले के पास जो चार्ज है उतनी ही स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट होता है, दोनों अपोजिट तरीके से बिहेव करते हैं। तो इसलिए हमने क्या बताया आपको कि किसी भी मैटर के अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं। चार्ज कैरियर्स मतलब जिनके ऊपर चार्ज रहता है, होता है। चार्ज कैरियर्स कौन कौन है? तो एक है प्रोटॉन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, लेकिन अपोजिट है। और यह भी देखा गया कि जब दोनों प्रोटॉन के चार्ज को, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक पास ले आते हैं तो नेट चार्ज जीरो हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और ये बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि दो नंबर्स, मान लो एक नंबर है 5 और एक नंबर है -5, एक +5 और एक -5, जैसे दो नंबर्स एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो गया। तो इसी से इंस्पायर होके हमने प्रोटॉन वाले चार्ज को कह दिया पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज को कह दिया निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है। उसके बाद इस यूनिवर्स में सबसे छोटा चार्ज जो होता है, सबसे छोटा चार्ज, वो या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है या प्रोटॉन का चार्ज। किसी एक इलेक्ट्रॉन या किसी एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, किसी एक पे, वही इस यूनिवर्स का सबसे मिनिमम चार्ज है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट चार्ज है, और उसको हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या कहते हैं? फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज को हम दिखाते हैं E से, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी किसी भी मटेरियल के ऊपर जो मिनिमम चार्ज हो सकता है, सबसे छोटा चार्ज हो सकता है, वो एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, जिसको हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, और इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मान लो किसी मैटर पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है मतलब कि और भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो प्रोटॉन, जैसे आपको पता है कि मटेरियल, किसी भी मैटर के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो भी प्रोटॉन का चार्ज होगा पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज निगेटिव को कैंसिल कर देगा, और नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। नेट चार्ज 0 हुआ। अब तुम चाहते हो कि नेट चार्ज 0 ना हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको नहीं, मतलब उस मटेरियल में एक काम होना होगा। क्या होना होगा? कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे होता है? तो बाद में हमें पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी एटम को छोड़ के जा सकते हैं, वो एटम को लीव कर सकते हैं, यानी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को वेरी कराया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वेरी कर सकता है। तो वहीं अगर जैसे मान लो किसी मैटर पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तब हम कहेंगे कि उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेट चार्ज है, यानी कि उसके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज आ गया। अगर मान लो कोई मटेरियल है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो उस पर चार्ज कितना होगा? तो उस पर चार्ज होगा E, 1E। अगर उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो चार्ज कितना होगा? 2E। अगर 10 आ जाए तो चार्ज कितना होगा? 10E। अगर n आ जाए, n इलेक्ट्रॉन आ जाए तो चार्ज कितना होगा? Ne। और इसी Ne को इक्वल टू Q हम कहते हैं नेट चार्ज, टोटल चार्ज। किसी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Q इक्वल टू Ne। n मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो फॉर्मूला बन जाता है Q इक्वल टू Ne। तो इस तरीके से किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, एक मैटर पे, एक सब्सटेंस पे जो नेट चार्ज होता है, टोटल चार्ज जो होता है, उसको हम Q से दिखाते हैं, और उसका फॉर्मूला बन जाता है Q इक्वल टू N इंटू E, जहां पे Q जो होता है वो नेट चार्ज, या आप इसको कह सकते हो टोटल चार्ज होता है, नेट चार्ज या टोटल चार्ज। N जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और E जो होता है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। एक साइंटिस्ट थे कूलम्ब, उन्हीं के नाम पे यूनिट रखा गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा, वो कूलम्ब होगा, जिसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक चार्ज की पूरी कहानी। एक बार समअप करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से वह इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा
कि इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका जो श्योर टेस्ट है, आप कैसे पता करोगे कि किसी के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो श्योर टेस्ट है, सर्टेन टेस्ट है, वो रिपल्सन होता है। जब यानी कि हम रिपल्सन से पहचानेंगे चार्ज है कि नहीं है, कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे? रिपल्सन से। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में भी लगता है। न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में समझाया था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट कहीं रहेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन का फोर्स श्योर टेस्ट नहीं हो सकता चार्ज का, क्योंकि अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन के फोर्स में भी होता है। अट्रैक्शन तो न्यूट्रल पार्टिकल्स के बीच में हो सकता है। अट्रैक्शन एक चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल के बीच में हो सकता है। तो अट्रैक्शन कोई गारंटी नहीं है चार्ज का। चार्ज की गारंटी क्या है कि चार्ज है कि नहीं है? रिपल्सन। अगर रिपल्सन हो रहा है तो यह गारंटी है चार्ज की कि हाँ, ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि लाइक चार्जेस एक के बीच में रिपल्सन लगता है, रिपल्सन होता है, और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। लाइक चार्जेस मतलब कि दो सेम चार्ज, जैसे कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में क्या लगेगा? इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, एक इधर दूर भाग रहा है और ये इधर दूर भाग रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ऐसे ही दो नेगेटिव चार्जेज हैं तो इनके बीच में भी रिपल्सन का फोर्स लगेगा। इसका मतलब कि अगर लाइक चार्जेज, सेम चार्जेज है, एक जैसे चार्जेज है, उनके बीच में रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्जेज है, अगर चार्जेज एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। एक प्रॉपर्टी और होता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि एक मिनिमम चार्ज, इस यूनिवर्स में एक मिनिमम चार्ज है, जो मैंने पिछले टॉपिक में बताया कि इस यूनिवर्स में जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो किसी भी मटेरियल पे चार्ज या तो मिनिमम होगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा, मिनिमम होगा तो, या फिर इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब या तो इस चार्ज का 1 टाइम होगा, 2 टाइम होगा, 3 टाइम होगा, 4 टाइम होगा। इंटीजर में होगा 1 2 3 4, ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फ्रैक्शन में नहीं होगा चार्ज, ठीक है? पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। जब भी चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे आएगा तो फंडामेंटल चार्ज, जिसको हम ई से दिखाते हैं, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल या तो इसका 1 टाइम, या तो इसका 2 टाइम, या तो इसका 3 टाइम, या तो n टाइम। फिर वहीं से फॉर्मूला बन जाता है Q = NE। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। हम कहते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, डेसिमल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हमेशा चार्ज एक मिनिमम वैल्यू है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये भी रहेगी। अब इसके बाद से अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कि चार्ज जो है वो किन मटेरियल से फ्लो कर सकता है और किन मटेरियल से फ्लो नहीं कर सकता। तो जिन भी मटेरियल से चार्ज फ्लो कर सकता है, ठीक है, द मटेरियल्स थ्रू विच चार्ज कैन इजिली फ्लो, जिन भी मटेरियल्स से चार्ज इजिली फ्लो कर सकता है, ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। और जिसमें से चार्ज कैन नॉट फ्लो, नहीं फ्लो कर सकता, ऐसे मटेरियल जिनमें से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल कंडक्टर। कंडक्टर में जनरली मेटल्स आते हैं, मेटल्स, कोई भी मेटल, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। मेटल्स के अलावा कुछ एलॉय होते हैं, वो भी
कंडक्टर का काम करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स और एलॉय, एलॉय में अब एलॉय भी कई तरह के होते हैं। कुछ एलॉय ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजीली कंडक्ट कर देते हैं, कुछ एलॉय ऐसे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो या कंडक्शन बहुत इजीली नहीं होता। तो जैसे एलॉय में हम बहुत सारे एलॉय यूज करते हैं, जैसे कि नाइक्रोम, ठीक है, कॉन्स्टेंटन, ये कुछ एलॉय होते हैं। तो जिन मटेरियल से चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है ऐसे मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं। जनरली कंडक्टर होता कौन है, मेटल्स होते हैं या एलॉय होते हैं। इंसुलेटर किसे कहते हैं, तो जिनसे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है, जिनसे चार्ज नहीं फ्लो करेगा वो इंसुलेटर होंगे। इंसुलेटर कौन होगा, तो जैसे रबड़, प्लास्टिक, ठीक है, एटसेट्रा, वुड, ठीक है, ये सब इंसुलेटर हो जाएंगे। तो जिनसे चार्ज फ्लो करेगा वो कंडक्टर, और जिनसे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता वो इंसुलेटर। एक और होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिससे चार्ज हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से फ्लो करता है। यानी हम चाहें तो वो फ्लो करेगा, बहुत अच्छे से फ्लो करेगा, और हम चाहें तो नहीं भी करेगा। यानी ऐसा मटेरियल जिससे चार्ज फ्लो भी कर सकता है और नहीं भी फ्लो कर सकता, ऐसे समझो, ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो एक तीसरा कैटेगरी भी होता है सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर मतलब कंडक्टर की तरह 100% फ्लो भी नहीं करेगा और इंसुलेटर की तरह बिल्कुल फ्लो ही ना करे, ऐसा भी नहीं होगा, बीच में रहेगा। ऐसा मटेरियल जिसमें से चार्ज थोड़ा सा फ्लो कर सकता है उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर ही एक ऐसा मटेरियल है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि एक ऐसा मटेरियल जिसमें हम चार्ज को रेगुलेट कर सकते हैं, कितना अमाउंट में फ्लो कराना है, कब कराना है, कंट्रोल कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हालांकि ये अपर क्लास में रहता है, 12th में आएंगे पूरा चैप्टर बन जाता है सेमीकंडक्टर, लेकिन अभी बस एक इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि कंडक्टर और इंसुलेटर के अलावा एक तीसरा टाइप भी होता है सेमीकंडक्टर का। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो अगला टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब होता है किसी चीज का फ्लो करना, जैसे वाटर करंट, पानी अगर बह रहा है, फ्लो कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो वाटर करंट है। अगर एयर फ्लो कर रहा है तो हम कहते हैं एयर करंट है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट है। और अभी हमने पिछले टॉपिक में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज केवल कंडक्टर से फ्लो कर सकता है, कंडक्टर से। तो अगर मैंने कंडक्टर वर्ड नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंफ्यूज रहिएगा, ये हिडन है, ठीक है, कि चार्ज केवल कंडक्टर से ही फ्लो कर सकता है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में किसी मान लो ये कंडक्टर है, ये कोई वायर है, तो इस वायर के किसी भी एक कोई भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो। क्रॉस सेक्शन मतलब कट करने पे जो एरिया दिखता है उसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो किसी भी एरिया, कंडक्टर के किसी भी एरिया से 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो करता है, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ चार्ज जो फ्लो करेगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेकेंड। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड इन अ कंडक्टर। आगे लिख सकते हो इन अ कंडक्टर, ठीक है। किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो करता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या फिर उसी को हम दूसरे वर्ड में लिखते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो द रेट का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में रेट का मतलब होता है, फिजिक्स में द रेट, जैसे हमारे लिए रेट का मतलब क्या होता है, हमारे रियल लाइफ में रेट का मतलब होता है प्राइस पर ऑब्जेक्ट। जैसे एक मार्कर का प्राइस 25 रुपया है तो हमारे लिए ये रेट है। रेट मतलब प्राइस पर ऑब्जेक्ट, ये रियल लाइफ में रेट होता है। लेकिन फिजिक्स में रेट का मतलब क्या होता है, तो फिजिक्स में द रेट का मतलब होता है वैल्यू इन 1 सेकेंड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू 1 सेकेंड में कितनी है वही उसका रेट है, ठीक है।
तो द रेट का मतलब इन 1 सेकेंड, बस ध्यान रखेंगे, द रेट का मतलब है इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना है, कितनी अमाउंट, कितना क्वांटिटी 1 सेकेंड में है, वही रेट होता है। तो जब आप द रेट लिखोगे तो पहले लिख दोगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब हुआ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड, बात वही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड। जब इन 1 सेकेंड लिखोगे तो सेंटेंस के आखिरी में आता है, द रेट लिखोगे तो पहले आता है। द रेट का मतलब है इन 1 सेकेंड। तो चाहे कोई भी डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब द रेट ऑफ मतलब 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यही है होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, मान लो ये कोई वायर है, हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर से हम मान लेते हैं कि टी सेकंड में, अगर टी सेकंड में किसी कंडक्टर से क्यू चार्ज, अगर टी सेकंड में किसी कंडक्टर से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना फ्लो करेगा, क्यू अपॉन टी कूलम्ब। अगर टी सेकंड में, हमको नहीं पता एग्जैक्ट, तो हम मान के चल रहे हैं कि अगर टी सेकंड में क्यू कूलम्ब चार्ज, अगर टी सेकंड में क्यू कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना करेगा, टी से डिवाइड कर दो, क्यू अपॉन टी कूलम्ब। और यही जो 1 सेकंड में चार्ज फ्लो कर रहा है, इसी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आई से, और बोल देते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां से ये फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। यूनिट, इसका जो यूनिट होगा, यूनिट, वो यूनिट कैसे निकलता है, तो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना हो जो 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना हो, तो आप क्या करो, जिन भी फिजिकल क्वांटिटी से बना है कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसके यूनिट को लिख दो। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज से बना है और टाइम से बना है, तो अब इसका यूनिट निकालना है इलेक्ट्रिक करंट का, तो चार्ज का यूनिट लिखो पहले। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और नीचे टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर सेकंड। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कूलम्ब पर सेकंड। और इसी कूलम्ब पर सेकंड को हम कह देते हैं एम्पियर, और इसको हम कैपिटल ए से दिखा देते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर, और इसे हम कैपिटल ए से दिखाएंगे। कैसे निकला, आपको समझ में आया। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज से और टाइम से मिलके बना है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम्ब, टाइम का हो जाएगा सेकंड, तो बनेगा कूलम्ब पर सेकंड, यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर सेकंड को ही हम एम्पियर कह देते हैं। कूलम्ब पर सेकंड को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कूलम्ब पर सेकंड, पर को दिखाने के लिए -1, पावर -1 कर दो, और इसी को हम शॉर्ट में एम्पियर कह देते हैं। अब इसके बाद से जो अगला टॉपिक आता है वो आता है 1 एम्पियर का डेफिनेशन। ये कई बार एग्जाम में पूछता है। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले देखो, चाहे वो 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो, चाहे वो 1 वोल्ट का हो, चाहे वो 1 ओम का हो, चाहे वो 1 वॉट का हो, किसी का भी हो, जिस भी यूनिट को डिफाइन करना हो, चाहे वो एम्पियर को करना हो जैसे अभी करने वाले हो, चाहे वो वोल्ट को करना हो, चाहे वो ओम को करना हो, चाहे वो वॉट को करना हो, जिस भी यूनिट को डिफाइन करना है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख दो। तुम उस यूनिट का, वो किसका यूनिट है, किस फॉर्मूले का यूनिट है, उसको लिख दो। जैसे कि एम्पियर किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का। सबसे पहले देखो वो किसका यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। उसके बाद से उसका फॉर्मूला लिख दो, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब तुम्हें क्या करना है कि I को 1 बनाना है, इस I को 1 एम्पियर बनाना है, 1 एम्पियर। तो वो कैसे बनेगा, I 1 तभी हो सकता है जब Q भी 1 हो जाए और T भी 1 हो जाए।
Q भी 1 हो जाए मतलब 1 कूलम्ब हो जाए, और T 1 हो जाए मतलब 1 सेकेंड हो जाए। यानी कि अगर Q की वैल्यू 1 कूलम्ब हो और T की वैल्यू 1 सेकेंड हो, तो अपने आप जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। और इसी को फिर वर्ड में लिख देंगे कि इफ 1 कूलम्ब चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड देन द करंट इज known as 1 ampere. If 1 coulomb charge flows in 1 second then it is known as 1 ampere. तो ये आपका एक बेसिक सा 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो जाएगा। If 1 coulomb charge flows in 1 second it is known as 1 ampere. कैसे करना है आपको आइडिया मिल गया ना। कोई भी ऐसे ही आगे आपको वोल्ट को डिफाइन करना होगा, ओम को करना होगा, वाट को करना होगा, जिस भी यूनिट को डिफाइन करना है सबसे पहले चेक करो वो उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला लेके आओ, फॉर्मूला ले आओ और फिर उस फॉर्मूले में जो जो चीजें हैं उसको 1 कर दो और फिर उसी को वर्ड में बोल दो। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा और फिर हमने पढ़ा कि चार्ज जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और उससे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रिक करंट अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है? क्या चार्ज अपने आप फ्लो करता है? नहीं, चार्ज अपने आप फ्लो नहीं करता। चार्ज को फ्लो कराने के लिए बाहर से कुछ एनर्जी देना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। और वही जो वर्क बाहर से करना पड़ता है या एनर्जी जो बाहर से देना पड़ता है किसी चार्ज को फ्लो कराने के लिए इनसाइड अ कंडक्टर, उसी एनर्जी को, उसी वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका एक डेफिनेशन होता है, जैसे मान लो मान लेते हैं हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है। अब कोई चार्ज है जो पॉइंट बी पे है और तुम उसको पॉइंट ए पे ले आना चाहते हो। कोई चार्ज जो पॉइंट बी पे है और तुम उसको पॉइंट ए पे ले आना चाहते हो चार्ज को फ्लो करा करके। तो अपने आप नहीं आएगा, बाहर से तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, तुमको वर्क करना पड़ेगा, तुमको उसको मूव कराना पड़ेगा। और वही वर्क जो करते हो उसी वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका जो डेफिनेशन बन जाता है वो होता है द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज, द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम one point to another point in a conductor is known as potential difference। यानी किसी यूनिट चार्ज को, अब यूनिट क्यों लिया जा रहा है? फिजिक्स में जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो सिंपल हो, बहुत ही आसान हो। तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया कि हमारे पास यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज 1 कूलम्ब का चार्ज, और उस यूनिट चार्ज को तुमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले आना है। किसी कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले आना है। तो किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले आने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, अब तुम जो वर्क करोगे वो कहां से आएगा? तुम एनर्जी अपनी लूज करोगे, एनर्जी दोगे, एनर्जी ही तो वर्क बनता है। तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब देखो एक चीज ध्यान देना, जब इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया गया, खोजा गया, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। जैसे हमें मालूम है कि हम अगर बोल रहे हैं ना चार्ज का फ्लो करना, तो चार्ज का फ्लो करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी तो उस समय इलेक्ट्रॉन नहीं खोजा गया था। उस समय यह लगता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। तो इसलिए जब डेफिनेशन उस समय दिया गया तो लिखा गया कि द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पे लगा दिया गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस था ही नहीं। ऐसा लगता था ना कि चार्ज सिर्फ
पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो वही पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। तो इसलिए डेफिनेशन में कई बुक्स में अगर कहीं पे लिखा हो ना कि द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसका ये लॉजिक है, क्योंकि उस समय नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं मालूम था। लोग नेगेटिव चार्ज के बारे में मालूम था लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं मालूम था। लोगों को लगता था कि नेगेटिव चार्ज फिक्स रहता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। बाद में पता चला कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन फिक्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन ही जो है वो चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही एटम को छोड़ के जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना। तो फिर से मैं बता देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ कंडक्टर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे आता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास यूनिट चार्ज नहीं है, हम मान लेते हैं हमारे पास क्यू कूलम्ब चार्ज है। अगर हमारे पास क्यू कूलम्ब चार्ज है और इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में हमको W जूल वर्क करना पड़ रहा है। अगर क्यू कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में W जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो वन कूलम्ब चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, Q से डिवाइड कर दो, W/Q। और फिर हमने इसी को बोल दिया है कि अगर वन कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हो ना, तो जो वर्क करना पड़ता है, कितना वर्क कर रहे हो वन कूलम्ब चार्ज को ले जाने में, W/Q। इसी वर्क को हम क्या देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम डेल्टा V से दिखा देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा V इक्वल टू W/Q। तो ये हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब देखो, अगर दो पॉइंट में से, मान लो दो पॉइंट है ए बी, एक पॉइंट इंफिनिटी पे चला जाए, कहां चला जाए, इंफिनिटी पे, यानी हम डेफिनेशन में बस इतना चेंज कर दें कि द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। अगर वन पॉइंट को हम इंफिनिटी पे ले जाएं, यानी किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे अगर ले आए, तब जो वर्क करना पड़ेगा, इंफिनिटी से ले आने में जो वर्क करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इंफिनिटी से तुम लेके आओगे चार्ज को, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसको हम केवल V से दिखाते हैं, ठीक है। उसका भी सेम ही फॉर्मूला बनेगा, V इक्वल टू W/Q। अंतर क्या है दोनों में, पोटेंशियल डिफरेंस है तो किसी एक नोन पॉइंट से दूसरे नोन पॉइंट पे तुम चार्ज को ले आ रहे हो, तो किसी एक पॉइंट से, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क करोगे वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर एक पॉइंट इंफिनिटी पे हो, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे चार्ज को ले आना हो, तब जो वर्क करोगे उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच के एनर्जी का डिफरेंस होता है। जैसे ये डेल्टा V जो है, अब देखो किसी भी कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट का जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। जैसे पॉइंट ए का जो एनर्जी होगा, पॉइंट ए पे जो एनर्जी होगा, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट बी पे जो एनर्जी होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। यानी हम डेल्टा V को हम ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VB। क्या बोला मैंने, हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होता है, हर पॉइंट की अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे पॉइंट ए के पास जो पोटेंशियल है वो उसको हम VA से दिखाएंगे, पॉइंट बी के पास जो पोटेंशियल है उसको VB से दिखाएंगे, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है VA माइनस VB, उसको हम डेल्टा। अब देखो एक्चुअली अगर ये पॉइंट बी इंफिनिटी पे चला जाए, इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी पे जब कोई पॉइंट होता है तो वहां पोटेंशियल जीरो माना जाता है। तो जब ये इंफिनिटी पे चला जाएगा तो पोटेंशियल VB की वैल्यू हम जीरो ले लेंगे, तो डेल्टा V जो हो जाएगा वो केवल किसके बराबर हो जाएगा, VA के। मतलब
फिर वहीं से पोटेंशियल डिफरेंस से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब किसी एक पॉइंट पे क्या एनर्जी है, किसी एक पॉइंट का क्या पोटेंशियल है, ठीक है, एक पॉइंट पे किसी को ले जाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स के बीच के एनर्जी का डिफरेंस। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस है तो दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो किसी एक ही पॉइंट के पोटेंशियल की बात की जा रही है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगला टॉपिक होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज भी कहते हैं। अगर कहीं पे टर्म सुनाई दे वोल्टेज तो समझ जाना, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज कहते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, तो मैंने बताया यूनिट, कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना है तो उसका फॉर्मूला लिख दो। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का ही ले लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, तो वो हो जाएगा W/Q। यानी पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे बना है, W और Q से। W का यूनिट क्या होता है, जूल, और इसका क्या होता है, Q का कूलम। Q मतलब चार्ज, उसका कूलम, तो यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, और इसी को हम शॉर्ट में बोल देते हैं वोल्ट, कैपिटल V। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वोल्ट होगा। कैसे निकला, समझ में आया। पोटेंशियल डिफरेंस बना होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क का होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम्ब, तो बन जाएगा जूल पर कूलम्ब। इसी जूल पर कूलम्ब को हम सिंपली वोल्ट बोल देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से आता है 1 वोल्ट का डेफिनेशन, डिफाइन 1 वोल्ट। तो जैसे 1 एम्पियर को हमने डिफाइन किया, वैसे ही 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो सबसे पहले ये देखो 1 वोल्ट, वोल्ट किसका, किस फॉर्मूले का यूनिट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा V या V, डेल्टा V या V भी लिख सकते हो, डेल्टा V इक्वल टू W/Q। अब तुम चाहते हो ना कि 1 वोल्ट हो जाए, डेल्टा V कितना हो जाए, अब तुम चाहते हो कि डेल्टा V 1 वोल्ट हो जाए, तो वो कब होगा 1 वोल्ट, जब W भी 1 हो जाए, Q भी 1 हो जाए, यानी W 1 जूल हो जाए और Q मतलब चार्ज 1 कूलम हो जाए। अगर वर्क डन 1 जूल हो और चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो, तो W अगर 1 जूल हो जाए, चार्ज अगर 1 कूलम हो जाए, तो फिर V, डेल्टा V कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। इसी को वर्ड में बोल दोगे कि इफ 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इफ 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन इट इज नोन एज 1 वोल्ट, ठीक है। अब अगला सवाल ये आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कौन करता है, कौन देता है पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर को। तो पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम कौन करता है, तो या तो सेल करेगा या फिर बैटरी। यानी एक डिवाइस होता है सेल या बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। कैसे करता है, तो सेल और बैटरी, जैसे मान लो हम यहां बना रहे हैं, सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शन, CR मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस के वजह से क्या होता है कि सेल के जो दोनों टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स मतलब एंड, तो किसी एक टर्मिनल्स पे प्लस का चार्ज आ जाता है और दूसरे टर्मिनल पे निगेटिव का चार्ज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, निगेटिव का चार्ज आ गया मतलब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कोई भी मटेरियल, कोई भी एटम जनरली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज 0, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। लेकिन अगर नेट चार्ज 0 नहीं है, अगर नेट चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है तो निगेटिव चार्ज आता है, अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज। सोचो, मान लो 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 पॉजिटिव चार्ज, 5 निगेटिव चार्ज, 0 हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, मुझे निगेटिव चार्ज चाहिए नेट,
वो कब होगा? जब निगेटिव चार्ज ज्यादा हो, और निगेटिव चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास। तो निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं पे निगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, और प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन तो छोड़ के जाता नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम है, कहीं पे निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो सेल के अंदर, सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके वजह से उसके एक एंड पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। निगेटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, और दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। और जब हम इस सेल को, अब देखो मैंने उसी को रिप्रेजेंट किया है, सेल को बैटरी, देखो किसी सेल को हम ऐसे दो वर्टिकल्स लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। और बहुत सारे सेल जब एक साथ लगे हों, बहुत सारे सेल एक साथ, जैसे एक सेल फिर दूसरा सेल, तो बहुत सारे सेल एक साथ आ जाए तो इसको बैटरी कहते हैं। ठीक है, ये एक सेल का सिंबल होता है, और बहुत सारे सेल एक पास आ जाए, दो या दो से ज्यादा सेल एक पास आ जाए तो उसको हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो ये बैटरी हो गया। अब ध्यान देना, हमने एक बैटरी लगा दिया किसी कंडक्टर के अंदर, तो हुआ क्या? बैटरी लगाने से क्या हुआ? एक जो एंड है, जो एक एंड है उस पर निगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और दूसरा एंड है उस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो अब होगा क्या? अब होगा क्या कि अब तुमको पता है कि कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो करते हैं, जिससे करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हो। तो जो कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बैटरी का निगेटिव टर्मिनल रिपेल करेगा, भगाएगा दूर। ठीक है, उनको दूर भगाएगा, और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इनको दूर भगाएगा। लेकिन जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो क्या करेगा? उनको अपनी ओर खींचेगा। तो यानी सेल का एक टर्मिनल कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भगा रहा है, ढकेल रहा है, और दूसरा टर्मिनल अपनी ओर खींच रहा है। इससे होगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, तो यही होता है बैटरी या सेल का, यही काम है कि वो क्या करता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि एक टर्मिनल का पोटेंशियल अलग है, दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो उसके वजह से चार्जेस फ्लो करने लगते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी बाद में हुई और इलेक्ट्रिसिटी की खोज पहले हुई। तो शुरू में लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, शुरू में लोगों को यह नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है। शुरू में यह लगता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। इसीलिए आज भी बाय कन्वेंशन जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं तो हम ये नहीं दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, निगेटिव से नहीं दिखाते हैं, हम पॉजिटिव से दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम कन्वेंशनल करंट, इसको कन्वेंशनल कहते हैं, जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो अभी भी करंट का जो डायरेक्शन लेते हैं हम, वो क्या लेते हैं? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। यानी हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, किधर जा रहा है? निगेटिव। हालांकि ये गलत है। हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो करता, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। कहां से कहां? निगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन फिर भी जहां भी हमें करंट के डायरेक्शन को दिखाना होगा वहां पे हम हमेशा प्लस से माइनस की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, बाय कन्वेंशन। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ा, फिर हमने देखा कैसे चार्ज जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट अपने आप नहीं प्रोड्यूस होता है, चार्ज अपने आप नहीं फ्लो करता है, उसके लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। फिर अगला टॉपिक है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओम। उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन को स्टडी किया। देखा कि दोनों में क्या रिलेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे या घटाने पे करंट की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है, कैसे हो रही है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और करंट के रिलेशन को स्टडी करने का काम किसने किया? ओम ने किया। और उन्होंने स्टडी करके एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ।
बड़ा सिंपल सा लॉ है जिसमें उन्होंने बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को हम चेंज ना करें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, आगे पढ़ेंगे टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, तो ओम ने कहा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर। मान लो कोई कंडक्टर है, जैसे मैं दिखाता हूं, मान लो कोई ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस, टर्मिनल्स मतलब एंड, तो किसी कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। वो यानी मान लेते हैं कि हमने V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया टर्मिनल्स पे, कंडक्टर है उसके टर्मिनल्स के बीच में हमने V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। तो अब V पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से मान लेते हैं कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है I। तो देखा गया कि जो V होता है, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब है कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितना कम वोल्टेज होगा उतना कम करंट होगा। और ये रियल लाइफ में भी दिखता है, जब वोल्टेज ज्यादा होता है तो आपको करंट ज्यादा दिखता होगा, और जब वोल्टेज कम होता है तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही सिंपल कि जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, दोनों डायरेक्टली, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट, कम वोल्टेज कम करंट, यही कहलाता है ओम्स लॉ। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड मतलब लगाया गया अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में एक रूल है, जब भी कहीं पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो उसको हम हटा करके एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पे जो कांस्टेंट हम लगाते हैं उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल टू आर आई, जहां पे R जो है एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है R इक्वल टू V अपॉन आई। इसका क्या मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है और उसके वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है, जितना वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है और उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है, दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। वोल्टेज तुम चाहे कितना भी चेंज कर दो, और उसके देखो वोल्टेज चेंज करोगे करंट भी चेंज होगा, लेकिन हमेशा इस प्रकार से चेंज होगा कि रेशियो V और I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। यही होता है ओम्स लॉ। ठीक है।